Hello students, chapter 12 organic chemistry nomenclature of substituted benzene compounds यानी बेंजीन व्युत्पन्नों की नाम पद्धति। तो इसमें हम IUPAC द्वारा जो नामकरण होता है उसके लिए हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये बेंजीन बनाया मैंने, इस पे हमने लगाया CH3। तो इसका ये कौन सा है, सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल, और बाकी क्या है, बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। इसको वैसे व्यवहारिक नाम है इसका टोल्यूइन। इसी तरह से मैं बेंजीन के ऊपर CH3 को हम किससे दर्शा सकते हैं, Me से भी लिख सकते हैं। OMe लिखूं तो इसका नाम क्या होगा, ये क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। इसको बोलते हैं एनिसोल। इसके बाद में बेंजीन, इसके ऊपर NH2। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, एमिनो। तो एमिनो बेंजीन हो गया ये, और इसका व्यवहारिक नाम है एनिलीन। ये क्या है, एनिसोल, और इसका व्यवहारिक नाम क्या है, एनिलीन। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर हम NO2 लगाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। ब्रोमीन लगाऊं तो मैं, तो ब्रोमोबेंजीन। चलिए, इसके बाद में यदि मैंने 2 ब्रोमीन लगा दिए, एक Br यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से मैंने यहाँ लगा दिया एक छोड़ के, तो इसको क्या बोलेंगे, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। इसकी पोजीशन बतानी होती है, ये हो गया डाइबेंजीन। इसी तरह से मैं 1,4 Br और Br में यहाँ लगाऊं तो इसको क्या बोलेंगे, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए, इसके बाद में यदि इस तरह से लगा हो तो Cl NO2 और ये NO2। तो अब इसमें इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम पोजीशन कहाँ से लेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया, बचा हुआ पार्ट, क्लोरोबेंजीन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 और 4 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 क्लोरो, एक पे क्या है, क्लोरो, फिर 2, 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। अब इसमें आप इसको 1 देके 1, 2, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग यहां से करते तो क्या होता, 1, 2, 3 और 4, तो ये हो जाता 4 क्लोरो, 1, 3 डाइनाइट्रो बेंजीन। पर इनका टोटल देखिए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 और 1 5 और 3 8, तो ये गलत है, ये नाम नहीं आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हमको नंबरिंग भी देखना होता है। इसके बाद में हम एक और देखते हैं, NO2 क्लोरीन CH3। तो इसका नाम क्या होगा, 1, 2, 3, 4। तो पहले क्या आएगा, ये मिथाइल M से शुरू हो रहा है, क्लोरो कैसे हो रहा है, C से,
और ये नाइट्रो कैसे होता है, एन से। तो पहले किसको लिखना होगा हमको, सी वाला क्लोरो, तो 2 क्लोरो, फिर 1 मिथाइल, और ये क्या है, 4 नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसको हम देखते हैं अभी इसके बाद में। तो बेंजीन, OMe, Cl, फिर CH3, क्या नाम होगा इसका, इसका नामकरण कहाँ से करेंगे, ये क्या है पूरा, एनिसॉल, अभी मैंने पहले बताया था आपको। तो अब ये क्या हो गया, 2 क्लोरो, ये एनिसॉल है तो ये 1 नंबर हुआ, 2 क्लोरो, 3 4 मिथाइल एनिसॉल। चलिए फिर NH3, CH3, और यहाँ पे C2H5, इसका नामकरण क्या होगा, ये NH2 सॉरी। तो ये एनिलीन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 पे क्या है, इथाइल ई से, और ये मिथाइल एम से, तो इसका नाम क्या होगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। चलिए एक और देख लेते हैं, OH, CH3, CH3, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 और 4 पे क्या है, मिथाइल, तो 3 4 डाई मिथाइल, और ये क्या है, फिनॉल। ये हो गया हमारा नामकरण। तो इस तरह से हम इनके अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण कर सकते हैं। अब हमारे लिए एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपस में समावयव कहलाते हैं, और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism। तो आइसोमेरिज्म क्या है, ये हमको समझ में आ गया है। इसका हम यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहले आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके अलग अलग टाइप्स देखते हैं। तो इसके हमारे पास में सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद में दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, और चौथा इसका होता है मेटामेरिज्म। इसमें 2 ही टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल।
आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से अब हम सभी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं हम समावयवता। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, समावयवता, ये स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविम, समावयवता, चेन यानी श्रृंखला, पोजीशन यानी स्थिति, समावयवता, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, और मेटामेरिज्म को मध्यावयवता कहते हैं। ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय, समावयवता ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय। ये अलग अलग इसके क्या हो गए प्रकार हैं, जो कि मैंने हिंदी में आपको बता दिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स in which atoms are linked in different manners are classified as structural isomerism. Isomers and some typical examples of different types of structural isomerism are given in these chapters. तो संरचनात्मक समावयवता यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, उन्हें संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और इसे समावयवों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। तो इनके अलग अलग उदाहरण हैं जो कि हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता। When two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, these are referred to as chain isomers and the phenomenon is termed as chain isomerism. तो यहाँ पे हिंदी में इसकी बात करें तो समान अणुसूत्र एवं भिन्न कार्बन ढांचे वाले दो या दो से अधिक यौगिक श्रृंखला समावयव बनाते हैं और इस परिघटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम लेते हैं तो C5H12। C5H12 में एक तो इसकी सीधी चेन बनती है CH3 CH2 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 CH3। तो ये तो हो गया हमारे लिए कौन सा पेंटेन। दूसरा समावयव इसका देखते हैं हम इसमें 2 मिथाइल, ये क्या है ब्यूटेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे आइसोपेंटेन। और एक इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CH3 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 CH3। तो इसको क्या बोलते हैं नियोपेंटेन। चलिए इसके बाद में पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता की बात करें
तो यदि समावयवों में भिन्नता प्रतिस्थापी परमाणु या समूह की स्थिति भिन्नता के कारण होती है तो इसे स्थिति समावयवता कहते हैं, और इस परिघटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म, when two or more compounds differ in the position of substituent atom or functional group on the carbon skeleton, they are called position isomers, and this phenomenon is known as position isomerism. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक C3H8O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो CH3 CH2 CH2 OH, तब फंक्शनल ग्रुप जो है OH, इसकी पोजीशन क्या है, 1 नंबर के कार्बन पे है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 ऑल। और मैं इसको यदि मैं इस तरह से बनाऊं तो CH3 CH CH3 OH, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल, ये क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरह से हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की क्या हो गई, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है। चलिए अब तीसरा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। तो यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो ऐसे समावयवों को क्रियात्मक समूह समावयव कहते हैं, और इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो 2 or more compounds having the same molecular formula but different functional groups are called functional groups isomers, and this phenomenon is known as functional group isomerism. तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो C3H6O, तो ये अणुसूत्र है इसका, इस अणुसूत्र के अनुसार हम बनाते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन, और ये क्या हो गया, प्रोपेनल, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो कैसा है, सेम है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसका 4th वन, मेटामेरिज्म। It arises due to different alkyl chains on either side the functional group in the molecule. तो यहाँ पे जो मेटामेरिज्म होता है, मध्यावयवता, क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न एल्किल श्रृंखलाओं के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लें C4H10O, तो इसमें CH3O C3H7 और दूसरा C2H5O C2H5। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी प्रोपेन, इसका क्या होगा, मिथॉक्सी। ये क्या है, मिथॉक्सी, और 3 कार्बन का क्या है, ये प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। और यहाँ पे क्या होगा, इथॉक्सी, और ये क्या है, इथेन। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे
त्रिविम समावयवता की बात करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो इसका दूसरा प्रकार का था। द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट डिफर इन रिलेटिव positions of their atoms or groups in space are called stereoisomers, and this special type of isomerism is called stereoisomerism and can be classified as geometrical and optical isomerism. तो त्रिविम समावयव वे यौगिक होते हैं जिनके संरचना एवं परमाणुओं के आबंधन का क्रम तो समान रहता है, परंतु उनके अणुओं में परमाणु अथवा समूहों की त्रिविम स्थितियां जो होती है वो भिन्न होती है, और इस प्रकार की समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है। और त्रिविम समावयवता को हम पुनः ज्यामितीय और प्रकाशीय समावयवता में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका समावयवता जो टॉपिक है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं, यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसकी एक सामान्य अभिक्रिया को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु जो होते हैं वो क्रिया धारक कहलाते हैं, और किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती और अंत में एक या अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख क्या रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन mechanism. So in an organic reaction, the organic molecule, also referred as a substrate, react with an appropriate attacking reagent and leads to the formation of one or more intermolecular intermediates and the finally products. तो इसको हम जनरली मेंशन करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसकी प्रॉपर रिएजेंट से हम क्या करवाएं, अटैक करवाएं। तो अटैकिंग रिएजेंट, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में से भी क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट, और क्या बन सकता है, प्रोडक्ट। यानी कि उत्पाद। तो कार्बनिक जो मॉलिक्यूल है, कार्बनिक अणु है, इसके आक्रमणकारी अभिकर्मक से, अटैकिंग रिएजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक से क्या करवाते हैं, अभिक्रिया। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती या तो सह उत्पाद, और फिर इसमें से क्या बनता है, उत्पाद, प्रोडक्ट। तो नए आबंध में कार्बन की जो आपूर्ति करने वाली अभिक्रिया धारक जो सबस्ट्रेट है वो दूसरे अभिक्रियक अभिकर्मक कहलाता है, और दोनों अभिक्रियक यानी अभिकारक नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करते हैं, और यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इस स्थिति में मुख्य अणु क्रियाधार कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, आबंध विदलन और आबंध निर्माण के समय की, और्जिकी तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। यानी कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक्स during bond cleavage and bond formation and the rate of transformation of reactions into product
is referred to as reaction mechanism. इसको हम कहते हैं reaction mechanism. The knowledge of reaction mechanism helps in understanding the reactivity of organic compounds and in planning strategy for their synthesis. तो इस तरह की जो क्रियाविधि की सहायता से हम यौगिकों की क्रियाशीलता को समझने में तथा नवीन कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की रूपरेखा तैयार करने में सहायता प्राप्त करते हैं। तो अब आगे हम सहसंयोजक अभी जो बंद होते हैं उनको कैसे तोड़ा जा सकता है उसके बारे में देखेंगे, और कौन से उसमें मूलक रेडिकल प्राप्त होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।